काली की आवाज सुनकर उसके बगल में सो रही दुर्गा उठ जाती है और काली को पसीने से तरबतर देखकर वो अपनी साड़ी के पल्लू से उसका माथा पोंछते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ वो मैंने काली बस वो एक सपना था, माँ को बताकर परेशान मत कर, लेकिन ये सपना बहुत अजीब था। बस ये सपना सच ना हो। अभी तो मैंने अपनी माँ को दोबारा पाया है, मैं उनको दोबारा नहीं खोना चाहती। क्या हुआ बेटा, बताना। कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही डरावना सा सपना देख लिया था। मैं ठीक हूँ, चलो आप सो जाओ। काली इतना बोलकर एक बार फिर से सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन आंखें बंद होने पर उसको बार बार वही दृश्य देखने लगता है। इसीलिए पूरी रात काली की नींद सही से पूरी नहीं होती। तो वहीं अगली सुबह किशनगढ़ एक बार फिर अपने दैनिक दिनचर्या में लौटता है। गवाले अपनी गाय और भैंसों को खेतों की ओर चराने लेकर जा रहे थे। काली अपनी माँ के साथ समय बिताने के लिए स्कूल से छुट्टी ले लेती है और अपनी माँ के साथ समय बिता रही थी। तो वहीं हर्ष काली से मिलने के लिए स्कूल आता है और उसे देखकर अमोली उसके पास आकर कहती है, हर्ष भैया, आप आज भी हम सब के लिए आप कुछ लेकर आए हो क्या? अमोली, आज तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर नहीं आया, लेकिन कल पक्का लेकर आऊंगा। पक्का वादा? हाँ बाबा, पक्का वादा। अब ये बताओ कि तुम्हारी टीचर कहाँ है? कौन सी टीचर? टीचर रोशनी, टीचर संध्या, कौन सी वाली? वो वाली टीचर जो आप सबको बहुत अच्छी लगती है, जिनको आप बहुत पसंद करते हो। काली टीचर, मुझे काली टीचर अच्छी लगती है। मुझे भी। क्या आपको भी काली टीचर अच्छी लगती है? बस मेरी माँ, मेरा मतलब है अमोली। काली टीचर कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती है ना, सबसे प्यार करती है, तो अच्छी ही है ना। अब बताओ कहाँ है काली टीचर? ओह, तो ये मतलब था आपका। वो तो आज आई ही नहीं स्कूल, घर में है। ये बोलकर अमोली वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद हर्ष खुद से कहता है, क्या करूं, जाऊं क्या काली से मिलने उसके घर? अरे नहीं, रहने देता हूँ। कल स्कूल आएगी तो अमोली को चीज देने के बहाने उससे मिलने आ जाऊंगा। अभी काम पर चलता हूँ। हर्ष ये बोलकर काम पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ काली अपनी माँ के साथ आज अपने हाथों से घर का सारा काम करती है और उसके बाद अपनी माँ के सर में तेल लगाने लगती है। किसी बात की चिंता में वो खो जाती है। तभी वहाँ गौरी प्रकट होती है और कहती है, अरे काली, तू तो वो भिखारन है जिसके हाथों में चांदी का कटोरा भी दे दो तो भी भीख ही मांगे। अरे अब तो तेरी माँ भी तेरे पास आ गई है और मैं भी मिलने आ ही जाती हूँ। अब किस बात की चिंता में खोई है तू? बस यही कि जिंदगी कुछ समय में कितनी बदल गई ना गौरी। गौरी, क्या हुआ है काली तुझे? खुद से ही क्यों बुदबुदा रही है? दिमाग ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ, बस ये सोच रही थी कि गौरी अगर यहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना, हम सब एक साथ खुशी से रहते। दुर्गा की आंखों में गौरी का नाम सुनकर आंसू छलक आते हैं, जिसके बाद काली उन आंसुओं को पोंछती है और गौरी कहती है, मुझे माफ करना काली, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। मैंने बेकार में तुम दोनों को रुला दिया। ये बोलकर गौरी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काली के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और काली दरवाजा चुटकी बजाकर खोलती है कि तभी भाग्या अंदर आते हुए हैरत में कहती है, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? अरे दुर्गा बहन, अपने इस घर के दरवाजे को तनिक ठीक करवा लो, खटखटाते ही खुल गया। ऐसे तो चोर बिना दरवाजा खोले खटखटा कर ही अंदर आ जाएगा। वो ये सब काली बिटिया की मेहरबानी है। मेरा मतलब है कि काली ने दरवाजा खराब कर दिया है, मैं ठीक करवा दूंगी। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ आज अपने सपूतों को घर छोड़कर? लो बहन, इमली की चटनी और रोटी तोहरे लिए लेकर आए हैं, तुमको पसंद है ना? जब से तुमने बिस्तर पकड़ा है हमने भी नहीं खाई इमली की चटनी, और गंगा मैया की सौगंध खाई थी कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम दोनों साथ में खाएंगे। अरे अब तो मैं भली चंगी हूँ, चल आजा, दोनों बैठकर साथ में खाना खाते हैं। दुर्गा और भाग्या दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ निवाला तोड़कर खाना खाते हैं और दोनों की आंखें नम हो जाती है। ये देखकर काली को भी बहुत खुशी होती है कि उसकी माँ के पास एक बहन जैसी दोस्त है। जहाँ काली के घर में सुकून था, तो वहीं दूसरी ओर गांव के पीछे बहने वाली नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं में मौजूद पंकु को नदी में एक बोतल तैरती हुई दिखती है। ये पानी में कांच की बोतल, इसको तो मैं ही लूंगा। पंकु नदी के किनारे जाकर उस कांच की बोतल को उठा लेता है और उसके ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है। ओफो, ये खुल क्यों नहीं रही? खुल जा।
पंकु उस बोतल की ढक्कन को खोलने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार उससे वो बोतल खुल जाती है कि तभी बोतल के खुलते ही पंकु बेहोश हो जाता है। आ रही हूँ मैं तेरी तलाश में। पंकु अपने सभी साथियों को छोड़कर गांव की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नील, नितिन, मुकेश साथ में हाथ पकड़कर घूमने के लिए निकले थे। तभी मुकेश कहता है, अरे भाई रुको यार, मेरी पोटी निकल रही है। ठीक है, तू तलते आ, मैं तेला यही इंतजार तल रहा हूँ। नहीं भाई, सब्र नहीं कर सकता, बहुत तेज किया यार। तई तो बोल रहा हूँ यार, तू दा। अब कोई फायदा नहीं, जो होना था वो तो हो चुका। ठीक है, मत दा, तई लुत, तई नहीं दाएदा। नहीं नहीं भाई, अब तो बहुत जरूरी है जाना, तुम रुको, मैं अभी आया। मुकेश ये बोलकर नील और नितिन को छोड़कर वहाँ से कुछ दूर हल्का होने चला जाता है। जिसके बाद मुकेश के पास पंकु आता है और हल्का होते हुए मुकेश को घूरने लगता है अपनी बड़ी बड़ी नजरों से। साथ ही उसके चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी थी। तभी मुकेश पंकु को अपने पीछे खड़ा देखकर कहता है, ओए, यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से, दिखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। वो बच्चा मुकेश को एक रहस्यमयी मुस्कान देता है। जिसके बाद पंकु वहाँ से चला जाता है। मुकेश नील और नितिन के पास जाता है और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हाँ, एकदम हल्का हल्का फील हो रहा है। और बताओ क्या चल रहा है? अरे मुतेद भाई, बोल तो ऐसे लगे हैं देते कि इन तो बताएंगे तो ये तू नहीं देंगे। अरे मैं क्यों नहीं सुनूंगा, तुम दोनों बोलोगे तो मैं सुनूंगा ही ना। हम माँ तो दातल भी बताना चाहिए ती भैया, तब सुन रहे हैं। ये मुझसे क्या हो गया? मतलब ये आदमी कुछ सुन भी नहीं सकता। मुझे जल्द से जल्द अपने लिए एक नया शरीर देखना होगा और इस नकाब वाली को तलाश कर खत्म करना होगा, जिसने मुझे बोतल में बंद करके फेंक दिया था। मुकेश, नील और नितिन वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही तीनों अपने घर जाने को होते हैं, तभी मुकेश अपने मन में कहता है, क्यों ना मैं उस नकाब वाली का रूप ही ले लूं और ऐसे काम करूं जिससे गांव में उसकी बहुत बदनामी हो। फिर वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी और मेरा उससे आमना सामना होगा। ये बोलकर मुकेश नील और नितिन को धक्का देता है और गांव से वापस जंगल की ओर भाग जाता है। अरे मुतेद भाई, मुतेद। काला साया मुकेश के रूप में जंगल में भागता है और फिर कुछ देर में अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से ओझल हो जाता है। वहीं नील और नितिन भागते हुए जंगल में आते हैं और उनको एक पेड़ के पास मुकेश बेहोश मिलता है। वो उसे होश में लाकर कहते हैं, हाँ, आप तो हमारे साथ दल डाल रहे थे और यहाँ क्यों बाधे और बेहोश कहते हो गए। क्या बोल रहे हो तुम सब? क्या हरे हो गए? लगता है मुतेद की दुन्ने की तत्ती इत पेलते तकलाकर पिलते तली दई, तलो इते दल ले तलते हैं। नील और नितिन मुकेश को घर लेकर आ जाते हैं। वहीं कुछ दूरी पर वो काला साया जोर से गोल गोल घूमता है और नकाब वाली का रूप ले लेता है और कहता है, अब होगी आमने सामने की लड़ाई। किशनगढ़ का दिन इसी हलचल में गुजर जाता है। रात के समय कृष्ण गांव के बाहर से बियर की बोतल लेकर अपनी बाइक पर घर वापस आ रहा था, क्योंकि कान्हा चकने के साथ उसके घर उसका इंतजार कर रहा था। तभी उसे नकाब वाली के भेष में वो काला साया नजर आता है और वो उसे देखकर अपनी बाइक रोककर खुद से कहता है, अरे नकाब वाली इतनी रात को क्या कर रही है? जरूर किसी मुजरिम को पकड़ने आई होगी। बेचारी कितना काम करती है, सारा दिन सारी रात। मैं शादी के बाद इसको जरा भी काम नहीं करने दूंगा। और ये छतों से कूदना, उड़ उड़ कर लोगों को मारना तो बिल्कुल बंद। ये रिस्की काम तो मैं कभी नहीं कराऊंगा इसे। कृषि बोलकर नकाब रूपी काले साए के पास जाकर मीठी सी आवाज में उससे कहता है, तुम इतनी रात को बाहर क्यों घूम रही हो? तुम जानती हो ना, रात को गांव में घूमना सेफ नहीं है। तुमको जिसको भी सजा देनी है सुबह दे देना। अभी अपने घर जाओ। चलो, मैं तुम्हें अपनी बाइक पर छोड़ देता हूँ।
वैसे तुम तो बाइक से भी तेज भागती हो, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा तो इसी बहाने कुछ बात भी कर लेंगे। नकावाली कुछ नहीं कहती और ये देखकर क्रिश फिर से उसका हाथ थामकर कहता है, यार मैं कब से तुमसे बोले जा रहा हूँ और तुम मुझे अनसुना कर रही हो। माना तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं इतनी रात को तुम्हें अकेले बाहर नहीं देख सकता मैं। क्रिश जब काले साये का हाथ पकड़ता है तो काला साया ये देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने दूसरे हाथ से जोर की खींच के तमाचा क्रिश के गाल पर जड़ देता है और क्रिश वो चक्का रह जाता है। काला साया वहाँ से लुप्त हो जाता है और क्रिश एकटक उसे निहारता रहता है। क्रिश अपने गाल पर हाथ रखे घर आता है और आकर चेयर पर बैठ जाता है कि तभी कान्हा उसे देखकर कहता है, क्या हो गया सचिव जी, चेहरा तो बड़ा लाल हो रहा है। ये शर्म है या करम है? अरे बताओ ना सचिव जी, अब हमसे क्या शर्माना, बता भी दीजिए, हम कौन सा किसी को कुछ बताने जा रहे हैं। हाँ, वो रास्ते में नकाब वाली मिल गई थी। ओहो, तो फिर चुम्मा छुपाया जा रहा है, जरा हम भी तो देखें। आ गया स्वाद अब तो खुश है। देख लिया अब आईने में जाकर बकवास करे जा रहा कब से। क्रिश और कान्हा दोनों अपने अपने गालों पर हाथ रखकर बैठे थे। नकाब वाली का रूप लेकर वो काला साया गांव में आ जाता है और गांव में नकाब वाली की छवि को खराब करने के लिए कोहराम मचाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो गांव के पास चौराहे पर खेल रहे बच्चों के बीच में जाता है, जहां पीहू उसको देखकर बोलती है, अरे नकाब वाली दीदी, आप यहाँ? आप हमारे साथ खेलने आई हैं? खेलने नहीं, तुम्हें परेशान करने आई हूँ। इतना कहकर नकाब वाली अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके पीहू की दोनों चोटियों को हवा में लहरा देती है। ऐसा होने पर पीहू रोने लगती है, तो वहीं उसके पास खेल रहे बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। मेरी चोटी नीचे करो नकाब वाली दीदी, तुम बहुत बुरी हो। माँ, दादाजी, मुझे बचाओ इनसे। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए, और अगर रोएगी तो और ज्यादा परेशान करूंगी तुझे। नकाब वाली पीहू को परेशान कर रही थी और गांव के लोग वहां खड़े ये सब होते देखते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई जाकर उस नकाब वाली को रोके। तभी वहां अपनी धोती संभालते हुए गुलशन आता है, जो गांव के बीचों बीच उस नकाब वाली को देखकर बोलता है, अरे नकाब वाली बिटिया, तुम यहाँ आज, वो भी सबके सामने, कोनो मुसीबत में आया है का? कोई मुसीबत में आया नहीं है, लेकिन मैं मुसीबत बनकर जरूर आई हूँ। इतना कहकर वो नकाब वाली अपनी शक्ति से गुलशन की धोती खोल देती है। पूरे गांव के सामने अपनी इज्जत का फलूदा होते देखकर गुलशन कहता है, हे लड़की, पागल हो गई है क्या? माना तूने गांव में अच्छे काम किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तू अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे। चुप बुढ़े, ज्यादा बोलेगा तो तेरी कब्र अभी यही खोद दूंगी। पहले भी तेरे ही कारण मुझे जाना पड़ा था उस बोतल में। बोतल में? क्या बकवास है ये? इतना कहकर गुलशन अपनी धोती को चढ़ाने लगता है कि तभी नकाब वाली अपनी शक्ति से गुलशन को हवा में उड़ा देती है और पास में ही एक पेड़ पर लटका देती है, वो भी उल्टा। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे बचाओ सरपंच जी को, कोई बचाओ। बताओ, रक्षक ही भक्षक बन गई। पहले सबका भला करके देवी बन गई, और अब देखो, सच कहते हैं शक्तियाँ आने पर अच्छा खासा इंसान शैतान बन जाता है। तुम सबको भी उस बुढ़े की तरह उल्टा लटकना है क्या? अरे बिटिया, उतार दे हमें। अरे हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मैं सरपंच हूँ भाई। कोई इज्जत है कि नहीं मेरी? उतार दे। क्यों इस उम्र में मुझे जीते जी नरक दिखा रही है? बुढ़े, नरक अभी तूने देखा कहाँ है, अभी तो तू देखेगा। इतना बोलकर नकाब वाली गुलशन को जोर से नीचे गिरा देती है और फिर से पेड़ पर लटका देती है। गांव वाले भी डर के मारे आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्हीं गांव वालों में मौजूद मनोज ये सब देखकर खुद से बोलता है, नहीं, मैं सरपंच जी के साथ इतना बुरा होते हुए नहीं देख सकता।
पंचायत ऑफिस में सदमे में बैठे कृष और कान्हा के कानों में गांव वालों की चीख पुकार आने लगती है, जिसके बाद दोनों पंचायत ऑफिस से बाहर कुछ दूर चौराहे पर भीड़ के पास आते हैं। तभी मनोज, जो गुलशन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, नकाब वाली अपनी शक्ति से उसको एक जोरदार धक्का देती है और वो जमीन से रगड़ते हुए सीधा कृष और कान्हा के पैरों के पास आ जाता है। मनोज, मनोज क्या हुआ? बेचारा मनोज कुछ बोलता उससे पहले पेड़ पर लटका गुलशन कृष और कान्हा को देखकर बोल पड़ता है। अरे सचिव जी, हमको बचाइए, हम यहाँ हैं। गुलशन की आवाज सुनकर कान्हा और कृष पेड़ के पास बढ़ते हुए ऊपर देखते हुए कहते हैं, अरे आप वहाँ कैसे पहुँचे? मैंने पहुंचाया है, तुमको भी जाना है? नकाब वाली, अरे तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम तो लोगों की रक्षा करती थी ना, पर ये सब क्यों? सरपंच जी को छोड़ दो, वो बुजुर्ग हैं। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या सोचा था, लेकिन तुम तो। चुप बे, इतनी ज्यादा बकवास करेगा तो उस बुढ़े के साथ लटका मिलेगा। जब से मिला है पचर पचर बोले ही जा रहा है। मेरी नकाब वाली ऐसे कैसे हो सकती है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो अच्छी हो ना। तू ऐसे नहीं मानेगा। नकाब वाली कृष को भी हवा में उड़ा देती है। तो वहीं दुर्गा, जो कि बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी, चौराहे पर भीड़ देखकर रुक जाती है और भीड़ से आगे निकलकर देखती है कि नकाब वाली ने कृष को हवा में उड़ा रखा है और गुलशन पेड़ पर उल्टा लटका है। सभी गांव वाले डरे हुए हैं। हे भोलेनाथ, ये सब क्या है? काली ये सब क्या कर रही है? मुझे इसे रोकना होगा। दुर्गा भीड़ में से आगे आकर उस नकाब वाले के पास जाकर बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसको छोड़ो, नीचे उतारो। तुम्हें ये शक्तियाँ इस काम के लिए नहीं मिली है। अब तू कौन है? ये सारा गांव ज्ञान देने वाले लोगों से भरा हुआ है क्या? सब एक एक करके मरने आ रहे हैं। कोई नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे इनको मारना भी हुआ तो कोई नहीं। इतना कहकर नकाब वाली अपने हाथों को लंबा करके दुर्गा का गला पकड़ लेती है। तभी काली गांव में होता शोर सुनकर वहां आती है और उस नकाब वाली को देखकर उसके माथे का निशान चमकने लगता है और सर में दर्द होने लगता है। ये तो वही है, लेकिन इसने मेरा रूप क्यों ले रखा है? और मेरी माँ, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं अब। काली सभी गांव वालों का ध्यान खुद पर ना होने का फायदा उठाती है और अपनी चुटकी से अपने कपड़े बदलकर नकाब वाली का रूप लेकर सामने आ जाती है। छोड़ इन मासूम गांव वालों को। काली के वार से वो नकाब वाली का हाथ दुर्गा के गले से हट जाता है और दुर्गा खुद को संभालते हुए काली को देखकर बोलती है, मुझे पता था कि मेरी बेटी बुरे काम नहीं कर सकती है। ये मेरी बेटी नहीं है। आखिर तू आ ही गई। तुझे सामने बुलाने के लिए ही तो मैंने ये सब किया था। तुझे एक बार बोतल में जाने के बाद भी चैन नहीं मिला ना? लगता है इस बार तेरा खात्मा इस दुनिया से ही करना होगा। और मेरा रूप लेकर मेरे गांव वालों को डराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? काली इतना बोलकर चुटकी बजाती है तो कृष और गुलशन जमीन पर आ जाते हैं, जिसके बाद कृष गुलशन और उसकी धोती को संभालते हुए साइड हो जाता है और अब काली और नकाब वाली आमने सामने थी। सारा गांव उन दोनों को देख रहा था। तभी काली कहती है, जितना परेशान करना था कर लिया तूने इन गांव वालों को। अब मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अब तू मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं पाएगी। इतना बोलकर वो नकाब वाला साया काली पर एक प्रहार करता है, लेकिन काली खुद को बचाते हुए उस नकाब वाली पर ही उल्टा प्रहार कर देती है, जिससे उसके चेहरे पर बंधा नकाब हट जाता है और उसका असली चेहरा देखकर सब हैरान होते हैं, साथ साथ डर जाते हैं, क्योंकि नकाब हटने के बाद आंखों के अलावा कोई चेहरा ही नहीं था, क्योंकि वो काला साया जिसको देखता था उसका रूप ले लेता था और उसने नकाब वाली को आज तक पूरा नहीं देखा था, इसीलिए उसकी आधी छवि ही वो ग्रहण कर पाया। ये देखकर सभी डरकर भागने लगते हैं। कुछ ही पलों में सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं, सिवाय दुर्गा और कृष के। उन्हें देखकर काली कहती है, आप दोनों भी जाइए यहाँ से। ये कोई इंसान नहीं है जिससे आप लोग लड़ पाएं। जाइए। नहीं, मैंने तुमको गलत समझा।
मुझे लगा ये सब तुम कर रही हो, पर अब सच्चाई सामने आने पर मैं तुमको इस मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा सचिव जी, जाइए यहाँ से। और आप भी इन आम इंसानों से बात करके अपना समय खराब मत कर, मुझसे सामना कर। इतना बोलकर वो नकाब वाली वहाँ से हवा में उड़कर भागने लगती है। तभी काली भी उसके पीछे जाती है। कृष वहीं खड़ा देखता रह जाता है, लेकिन दुर्गा भी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। काली उस नकाब वाली का पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाती है, लेकिन अचानक ही काली की आंखों से वो नकाब वाली ओझल हो जाती है। दुर्गा भी काली और उस नकाब वाली का पीछा करते हुए जंगल में आ चुकी थी, लेकिन उसको दोनों ही कहीं नजर नहीं आती, जिसके चलते दुर्गा अपनी बेटी को बुलाते हुए चिल्ला चिल्ला कर उसका नाम पुकारती है। काली, बेटा काली, कहाँ है तू? दुर्गा ये बोलकर इधर उधर देखने लगती है। तभी वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके पीछे नकाब वाली थी। उससे डरते हुए दुर्गा कहती है, कौन हो तुम? बुढ़िया, तू यहाँ उस काले सूट वाली के पीछे आई है ना? बता, तेरा और उसका क्या रिश्ता है? बता जल्दी। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। दुर्गा ये बोलकर अपने कदम पीछे करने लगती है। तभी उसके पीछे भी एक नकाब वाली होती है और देखते ही देखते कई सारी नकाब वालियां दुर्गा को घेर लेती है। तभी सारी की सारी एक साथ कहती हैं, बता तेरा क्या रिश्ता है उससे, वरना इसी वक्त तेरी मौत तेरे सामने खड़ी होगी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जा बुढ़िया। सारी के सारी नकाब वाली अपने हाथों में तलवार प्रकट करती हैं और एक साथ दुर्गा पर हमला करने जाती हैं। तभी सबकी तलवारें हवा में रुक जाती है, जिसके बाद काली एक चुटकी बजाती है और बहरूपी नकाब वाली सब गायब हो जाती हैं, सिवाय एक के। ओहो, तो तूने मुझे ढूंढ ही लिया। वैसे ये औरत तेरी कुछ तो लगती है, इसने तो बताया नहीं, लेकिन अब तू बताएगी। नकाब वाली अचानक ही अपने हाथ की तलवार से काली पर हमला करती है और काली खुद को बचाने में कामयाब तो होती है, लेकिन तलवार से काली के चेहरे का नकाब हट जाता है और उस नकाब वाली के सामने काली का असली चेहरा आता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अच्छा तो तू है इस नकाब के पीछे, इस गांव की एक साधारण सी लड़की काली? नकाब वाली ये बोलकर नकाब हटाकर अपना आँखों वाला आधा अधूरा चेहरा अब काली के चेहरे जैसा बदल लेती है। ये देखकर काली कहती है, मेरा चेहरा लेने से तेरी फितरत मेरी जैसी नहीं हो जाएगी। तू एक आत्मा है, आत्मा, एक ऐसा काला साया जिसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है ना, तो मैं तेरा अस्तित्व लेकर जीऊंगी, तुझे मार कर। काली बेटा, कर दे इसका अंत, वरना इस दुष्ट ने गांव वालों का जीना हराम कर देना है। उससे पहले तेरी बेटी का खात्मा करूंगी मैं। इतना बोलकर नकाब वाली अब हवा में उड़ने लगती है और अलग अलग जगह से काली पर वार करती है। काली संभलती ही उससे पहले ही उस पर दूसरा वार हो जाता। ये देखकर काली अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, आज मुझे मेरी शक्तियों के बारे में जानना है महादेव। बताइए, इस आत्मा को मारने के लिए मैं क्या करूं? कैसे इसका अंत होगा? काली इतना बोलती है कि तभी उसको बंद आंखों में एक त्रिशूल नजर आता है और आंखें खोलते ही वो त्रिशूल उसके हाथों में था, जिसको वो हवा में उड़ाती हुई उस नकाब वाली के ऊपर फेंक कर कहती है, हर हर महादेव। काली का छोड़ा गया त्रिशूल अब उस नकाब वाली के आर पार हो जाता है और तभी वहाँ कुछ चिंगारियां उत्पन्न होती है और एक चीख के साथ वो काला साया वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद वो त्रिशूल काली के हाथों में वापस आ जाता है और काली कहती है, अब ये काली समझ गई है कि मेरी शक्ति और भक्ति मिलकर ही ऐसी आत्माओं और काले साए का खात्मा कर सकती है इस दुनिया से। इतना बोलकर काली के हाथ का त्रिशूल गायब हो जाता है और दुर्गा काली के गले से लग जाती है, जिसके बाद काली चुटकी बजाते हुए अपने कपड़े बदलकर अपनी माँ के साथ घर चली आती है और किशनगढ़ के सामने नकाब वाले की जो बुरी छवि बन गई थी वो साफ हो जाती है और अगले दिन से किशनगढ़ पहले की तरह हंसता खेलता नजर आता है।